अधीश ने अपने वादे के अनुसार इस लड़ाई में सर्पदेव का पूरा पूरा साथ दिया था, बल्कि उसकी और दोनों अन्य मांत्रिकों की जान भी बचाई थी। लेकिन ये सब करके उसने अपने लिए एक बड़ी मुसीबत पैदा कर ली थी, वो भी ऐसे लोगों के लिए जिन्होंने उसे अब तक पूरी बात नहीं बताई थी। अब भी अधीश के कई सवालों के जवाब सर्पदेव ने नहीं दिए थे। क्या थे अधीश के सवाल, और क्या राजनगर पहुंचने के बाद उसे इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे? क्या 8वां राजकुमार वास्तव में अधीश का शुभ चिंतक बन जाएगा? इस बार अधीश भाग्यशाली था कि मांत्रिक उदानी खुद युद्ध छोड़कर चला गया, लेकिन यह जरूरी नहीं कि वो हर बार इस तरह भाग्यशाली सिद्ध होगा। सर्पदेव फिर से अपने मानव रूप में आ चुका था, लेकिन उसका चेहरा बेहद पीला पड़ गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसने बहुत अधिक तात्विक शक्तियों का उपयोग किया होगा और भारी क्षति का सामना किया था। आखिरकार शुरुआत में वो मांत्रिक उदानी के हमलों का अकेले ही सामना कर रहा था। सर्पदेव ने बहुत ही विनम्रतापूर्वक अधीश से कहा, मांत्रिक अधीश, इस बार आपकी मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वरना शायद हम जीवित भी ना होते। ये कहते हुए सर्पदेव ने अधीश पर एक गहरी नजर डाली। कुछ ही समय पहले उसने सोचा था कि वो अधीश को पर्याप्त रूप से समझ चुका है और उसकी शक्तियों को अच्छी तरह जानता है, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वो अभी भी अधीश की ताकत को पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। वो चकित था कि अधीश न केवल प्रतिरोध करने में सफल हुआ, बल्कि मांत्रिक उदानी को डराने में भी सफल रहा था। ये एक औसत मांत्रिक द्वारा आसानी से हासिल की जाने वाली उपलब्धि नहीं थी। भले ही उदानी ने मैदान छोड़ दिया था, फिर भी अधीश ने अभी अपनी सावधानी कम नहीं की। उसने धीमी आवाज में कहा, धन्यवाद की जरूरत नहीं है सर्पदेव। हो सकता है कि वे अस्थायी रूप से चले गए हों, लेकिन कोई नहीं जानता कि वे कब अपना मन बदल लें। बेहतर होगा हम जल्दी करें और अपने रास्ते पर चलें। सर्पदेव और अन्य लोगों ने सहमति में सिर हिलाया। यदि चौथे राजकुमार ने उदानी को उनके पास भेजा था, तो राजकुमारों के बीच संघर्ष अत्यधिक बढ़ चुका होगा। वास्तव में राजनगर में स्थिति और भी खराब हो सकती है। यात्रा में आगे क्या होगा कोई नहीं जानता था। अगले कुछ दिनों में अधीश और उसके साथियों ने अपनी सारी ऊर्जा अपनी यात्रा में अपनी सुरक्षा पर केंद्रित कर दी। इस बीच अधीश शिखर मानवों के बारे में भी सर्पदेव से जानकारी हासिल कर रहा था, और अब सर्पदेव बहुत धैर्य के साथ उसके सवालों का जवाब दे रहा था। इससे शिखर मानवों के बारे में अधीश की समझ बेहतर हो रही थी। अधीश को यह विषय बहुत रोचक लग रहा था। विशेष रूप से अर्ध भेड़िया मानवी जेलेना की गति और ताकत ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ा था। अगर जेलेना की दिमागी शक्ति थोड़ी और मजबूत होती, तो अधीश शायद उससे जीत नहीं सकता था। सर्पदेव ने बताया, जेलेना, उसकी उम्र और अनुभव दोनों ही कम थे, वरना वो आपको नुकसान पहुंचा सकती थी। एक बार यदि शिखर मानव अपने असली जानवर रूप में आ जाएं, तो उसकी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है। सर्पदेव अधीश को विस्तार से पूरी जानकारी देता रहा। शिखर मानवों के बारे में जानकर अधीश को बहुत अचंभा हो रहा था। इन शिखर मानवों की संख्या बहुत कम थी। उदाहरण के लिए सर्पदेव मानवों की संख्या लगभग 3000 थी, जो वास्तव में एक बहुत छोटी संख्या थी, और वे वाकई बहुत दुर्लभ थे। कुल मिलाकर सभी प्रकार के शिखर मानव संख्या में 20-25 हजार ही थे। इसका कारण यह था कि इतने बलवान और साहसी होने के बावजूद उन्हें सामान्य लोगों की तरह संतान पैदा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इस प्रक्रिया में कभी कभी उनकी जान भी चली जाती थी। यही इन शिखर मानवों की सबसे बड़ी कमजोरी भी थी। प्राचीन मांत्रिकों ने भले ही इन नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति के लिए सबसे उन्नत विधियों का उपयोग किया था, लेकिन अंततः वो एक असफल उत्पाद थे, अपूरणीय दोषों के साथ एक जीवन। इसका दूसरा कारण यह भी था कि वे अत्यंत दुर्गम स्थानों और अपेक्षाकृत खराब वातावरण में रहने के लिए भी मजबूर थे। वे सामान्य लोगों से अलग दिखते थे। इस कारण उन्हें देखते ही आम जनता के बीच दहशत फैल जाती थी, और इसी के परिणाम स्वरूप उन्हें पहाड़ों के उच्च शिखरों पर रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था और खतरनाक स्थितियों का सामना करना पड़ा।
धीरे धीरे शिखर मानवों ने विशिष्ट बलों से संपर्क करना शुरू कर दिया। सर्पदेव ने 8वें राजकुमार का समर्थन करने का फैसला किया, इस उम्मीद में कि अगर 8वां राजकुमार लालगढ़ का राजा बन जाता है तो सर्प मानव जनजाति को एक शांत जीवन जीने के लिए अपने लिए जमीन का एक बड़ा टुकड़ा मिल जाएगा। भेड़िया मानवी जेलेना शिखर मानव भेड़िया जनजाति से थी। सबसे अधिक संभावना थी कि उसका भी सर्पदेव के समान ही विचार था, राजकुमारों में से एक का समर्थन करने के लिए, ताकि यदि वो राजा बन जाए तो वे भूमि का एक टुकड़ा प्राप्त करने और एक शांत जीवन जीने में सक्षम होंगे। एकमात्र दुर्भाग्य यह था कि उन्होंने जिन विभिन्न दलों को चुना था वे सर्पदेव और जेलेना को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे थे, भले ही उन दोनों की उत्पत्ति एक ही शिखर मानव जाति से हुई हो। जब सर्पदेव ये कहानी सुना रहा था तब अधीश सोच रहा था, ये दुनिया रोज रोज और अधिक दिलचस्प होती जा रही है। इस रहस्यमय दुनिया में अभी भी कई छिपे हुए रहस्य थे, लेकिन अधीश जानता था कि यहाँ शक्ति का अत्यधिक महत्व है। केवल ताकत के बल पर ही वो सुरक्षित रह पाएगा। राजनगर की इस यात्रा में उसे शाही पुस्तकालय तक अपनी पहुंच बनानी थी। चाहे जो भी हो, आखिरकार इसी एकमात्र उद्देश्य के लिए अधीश राजनगर जाने के लिए तैयार हुआ था। चमकीले साफ आसमान के नीचे शहर की राजसी प्राचीर के बाहर काली छायाएं पड़ने लगी। उन ऊंची सफेद दीवारों के पीछे एक और भी ऊंची मीनार थी, जिसकी चोटी बादलों तक फैली हुई थी, जिससे प्रकाश की एक फीकी चमक निकल रही थी। जो भी इस मीनार को देखता था चकित रह जाता। अधीश भी ध्यान से इस अनोखी मीनार को देख रहा था। उसने मंदार में भी बहुत सी मीनारें देखी थी, लेकिन यह मीनार एक अलग ही स्तर की थी। इसी तरह की मीनारों में मांत्रिक अपना निवास बनाए रखते थे, लेकिन इस मीनार की तुलना में मंदार की कोई भी मीनार या भवन नहीं था। जिस क्षण अधीश ने पहली बार इस मीनार पर अपनी नजरें जमाई, वो अंदर तक हिल गया। मांत्रिक अधीश, लालगढ़ आने वाले सभी लोग इस मीनार को देखकर बिल्कुल इसी तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। जब मैंने पहली बार राजनगर में 8वें राजकुमार के साथ प्रवेश किया और इस मीनार को देखा तो मैं चकित रह गया। ये कल्पना करना कठिन था कि इस क्षेत्र में कोई व्यक्ति इतना शानदार और अवर्णनीय वास्तुशिल्प बनाने में कामयाब रहा होगा। और वास्तव में यह समय इस मीनार को देखने का सबसे अच्छा समय भी नहीं है। आपको शाम तक इंतजार करना चाहिए, जब पूर्णिमा का चांद आसमान पर होगा। काफी लंबे समय के बाद अधीश ने धीरे से अपनी निगाहें हटा ली। उसने महसूस किया कि यह मीनार, जिसका नाम राज मीनार है, न केवल रहस्यमयी शक्ति से भरी हुई है, बल्कि पूरे राज्य में इसकी पहचान अलग थी। ये लगभग ऐसा था जैसे ये राज्य का दिल था। इस मीनार के पास अधीश को एक अजीब सा तनाव महसूस हुआ, यहां तक कि उसकी चेतना के भीतर अब तक शांति से जमा हुआ प्रज्वल भी इस मीनार के करीब आते ही कुछ अलग ढंग से प्रतिक्रिया कर रहा था, जैसे किसी अनजान शक्ति के दमन का सामना कर रहा हो। अधीश ने पूछा, सर्पदेव, क्या आप जानते हैं इस मीनार का निर्माण किसने किया? सर्पदेव ने अधीश पर धुंधली नजर डाली और एक गहरी सांस लेकर कहा, इस बारे में तो शायद इस राज्य का सबसे पुराना मांत्रिक भी नहीं जानता। यह प्राचीन मोलक साम्राज्य का अवशेष है। मोलक साम्राज्य। अनायास ही अधीश के मुंह से निकला और उसके चेहरे के भाव बदल गए। सर्पदेव ने भी इस बदलाव पर ध्यान दिया, लेकिन अब वो अधीश पर शक नहीं करता था, न ही उससे किसी तरह के सवाल जवाब करता था। इसके बजाय उसने बताना जारी रखा, हाँ मांत्रिक अधीश, मोलक साम्राज्य इस मीनार में रहस्यमय शक्तियां हैं। कुछ महान मांत्रिक इसका अध्ययन करने के लिए अंदर गए और उन्होंने पाया कि इस मीनार को नगर की रक्षा के लिए बनाया गया था। शायद राजनगर उस समय मोलक साम्राज्य का महत्वपूर्ण भाग रहा हो। यह रहस्यमय शक्ति राज्य के लिए अभेद कवच है। कुछ ऐसा है जिसे हम समझ नहीं सकते, फिर भी इसकी वजह से कि राजनगर पूरी तरह से सुरक्षित है। चाहे कितने भी महान मांत्रिक इस स्थान पर एकत्र हो जाएं, वे इस नगर को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। फिर यदि कोई इस पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसे एक बड़ी मुसीबत चुकानी पड़ती है। अधीश ने पूरी बात ध्यान से सुनी और सोचा, चूंकि ये मोलक साम्राज्य से विरासत में मिला है, यह संभावना है कि इसे स्वर्ण युग के शक्तिशाली महान मांत्रिक द्वारा बनाया गया हो।
अधीश इस मीनार द्वारा प्रज्वल पर छोड़े गए प्रभाव के बारे में भी सोच रहा था। अधीश ने अचानक इसमें प्रवेश करने और उसका अध्ययन करने के लिए एक आवेग महसूस किया, लेकिन यह शाही परिवार की विरासत थी, विशेष रूप से 8वें राजकुमार का सबसे गुप्त केंद्र था। इसमें प्रवेश मिलने का कोई मौका ही नहीं था। अधीश केवल सपना देख सकता था। इतने में सर्पदेव ने उसके विचारों की श्रृंखला को तोड़ते हुए कहा, मांत्रिक अधीश, राजनगर में स्थिति बहुत जटिल है। आइए हम महामहिम 8वें राजकुमार से मिलने चलते हैं। लालगढ़ की राजधानी राजनगर अधिकांश नगरों की तुलना में काफी व्यस्त था। इस नगर में साधारण लोग और मांत्रिक एक साथ ही रहते थे। और तो और शिखर मानव भी सड़कों पर आम लोगों और मांत्रिकों की तरह ही घूम रहे थे, और कोई भी उनकी तरफ विशेष ध्यान या जिज्ञासा से नहीं देख रहा था, जैसे यहां ये सब आम बात हो। अधीश अब भी उस मीनार का दबाव अपनी चेतना में महसूस कर रहा था, लेकिन प्रज्वल ने अब तक अपनी स्थिति में जरा सा भी बदलाव नहीं किया था। राजनगर में कहीं से भी विशाल मीनार को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। अधीश भी समय समय पर उसकी ओर देखता रहा था। सर्पदेव उसकी एक एक हरकत को देख रहा था। अधीश ने जब एक बार और मीनार की ओर देखा तो सर्पदेव ने कहा, कुछ बेहद शक्तिशाली मांत्रिक हर समय इस मीनार पर नजर रखते हैं, और किसी भी व्यक्ति पर उन्हें शक होता है कि वे इसे नुकसान पहुंचा सकते हैं तो ये मांत्रिक तुरंत कार्रवाई करते हैं। इसलिए आप इसकी ओर देखते समय थोड़ा सावधान रहें। अधीश ने सर हिलाकर हां कहा और चुपचाप सर्पदेव के साथ चलने लगा। जल्दी ही अधीश और उसके साथी एक भव्य महल के सामने खड़े थे। इस महल के बाहर कड़ा पहरा था। बहुत से रक्षक मांत्रिक भी इसकी सुरक्षा में नियुक्त थे और अपनी मानसिक क्षमता का इस्तेमाल आसपास के क्षेत्रों की बारीक जांच करने में कर रहे थे। जैसे ही अधीश और बाकी लोग महल की ओर बढ़े, शक्तिशाली मानसिक क्षमता की एक धारा अधीश की ओर बढ़ी। अधीश ने इसे तुरंत महसूस किया। यहां सुरक्षा व्यवस्था वास्तव में कड़ी है। ये सोचते हुए अधीश की भौहें तन गई थीं। ये मानसिक क्षमता कम से कम 6ठे स्तर के मांत्रिक की थी। फिर भी यदि कोई मांत्रिक अपनी दिमागी शक्ति के साथ इतने खुले तौर पर जांच करता है तो वो अन्य मांत्रिक को नाराज कर देता है। कई बार इस वजह से गलतफहमियां भी पैदा हो जाती हैं। सर्पदेव ने बात को समझकर झट से कहा, मांत्रिक अधीश, कृपया अभी के लिए धैर्य रखें। महामहिम 8वें राजकुमार के महल में पहले सुरक्षा व्यवस्था ऐसी नहीं थी। ऐसा प्रतीत होता है कि महामहिम 8वां राजकुमार इन दिनों काफी नाजुक स्थिति में है। यही वजह है कि सुरक्षा इतनी सख्त है। बेशक अधीश को पता था कि सर्पदेव का क्या मतलब है, इसलिए उसने सिर हिलाया। मैं जल्द से जल्द 8वें राजकुमार से मिलने की उम्मीद करता हूं। बहुत अच्छा, कृपया एक पल के लिए प्रतीक्षा करें मांत्रिक अधीश। पहले हम जाकर महामहिम 8वें राजकुमार को सूचित कर देते हैं, तब हम आपको महामहिम से मिलने के लिए आमंत्रित करेंगे। अधीश ने कहा, ठीक है सर्पदेव, मैं यहीं इंतजार करता हूं। सर्पदेव ने कुछ सेवकों को इशारा किया और वे अधीश के पास आकर उसे एक बड़े कक्ष में ले गए। शायद वो प्रतीक्षा भवन था। उस भवन में बहुत सी सुंदर मूर्तियां थीं। ये मानव आकृतियां एकदम सजीव थीं। इन्हें देखकर अधीश अपने रहस्यमय तमगे के बारे में सोचने लगा, जिनकी मदद से उसने शुरुआत में अभ्यास करना सीखा था। कुछ देर के बाद अधीश ने महसूस किया कि मानसिक शक्ति की धाराएं जो उसकी जांच कर रही थीं, गायब हो गई हैं। उन्होंने महसूस किया होगा कि अधीश से उनको कोई खतरा नहीं था और इस तरह उन्होंने अपनी जासूसी बंद कर दी। अब जब कोई उसकी ओर नहीं झांक रहा था तो अधीश निश्चिंत हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और ध्यान लगाकर बैठ गया। लेकिन इस समय क्यों? राजकुमार के जवाब की प्रतीक्षा में बैठा अधीश अचानक ध्यान में क्यों चला गया था? क्या उसे यहां भी कोई संकेत मिला था? जानने के लिए सुनते रहिए द मैजिशियंस सीक्रेट, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर।